गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फाइटर बैच में जूलॉजी में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर है हमारा शरीर द्रव तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर में अब हम क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम वही जो हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में चैप्टर में किया है, हम यहाँ पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ एनसीईआरटी से टेली भी करेंगे लाइन टू लाइन कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो एनसीईआरटी का है मैटर या एनसीईआरटी से बाहर है। और जब नीट एनसीईआरटी के बाहर जा नहीं रहा है तो हम भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे। आगे बात समझ में? तो चले यहाँ से अगले चैप्टर की तरफ, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, दो यहाँ पर टॉपिक है। इसमें हमारे पास दो टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। एक है शरीर द्रव और दूसरा है परिसंचरण। शरीर के द्रव्य और द्रव क्या? परिसंचरण। सीधे शब्दों में बात करें तो यहाँ पर शरीर के द्रव्य में मुख्य द्रव्य जो हमारे पास है वो है रक्त। और ये रक्त पोषक तत्व, ऑक्सीजन और उत्सर्जी पदार्थों का क्या करता है? परिसंचरण। इसलिए इस चैप्टर में दो टॉपिक है, शरीर के द्रव्य पढ़ना है, ऊतक और लसिका, और परिसंचरण कैसे वो रक्त और लसिका पोषक तत्वों और उत्सर्जी पदार्थों को पूरे शरीर में परिसंचरण करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं। यही वो चैप्टर है। अगर देसी भाषा में बात करें इस चैप्टर में हम, तो यहाँ होगा ट्रांसपोर्टेशन देखना है, वाहनों का चलना देखना है। और यहाँ हमारा वाहन है रक्त, और ट्रांसपोर्टेशन जो रोड पे चलेगा तो वो क्या होगा? परिसंचरण। तो इस चैप्टर में बहुत आनंद आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये बायोलॉजी का, क्योंकि यहाँ पर रक्त वाहन की तरह काम करने वाला है। तो इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं अब हम। प्राणी की जीवित कोशिकाओं, प्राणी की जीवित कोशिका को पोषक तत्व व ऑक्सीजन की आवश्यकता है। पहला पॉइंट है यहाँ, प्राणी की जीवित कोशिका को पोषक तत्व व ऑक्सीजन की क्या है? आवश्यकता। ये प्राणियों की जीवित कोशिका बना ले हम यहाँ, ये जीवित कोशिका है। और इस जीवित कोशिका को दो व्यक्ति चाहिए, दो लोग चाहिए। क्या क्या? पोषक तत्व में ग्लूकोज और ऑक्सीजन से बनाती है ये ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस जीवित कोशिका को दो चीजें चाहिए, ऑक्सीजन और पोषक तत्व में ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन्स। इनसे ये क्या निर्मित करेगी? क्या किसका निर्माण करेगी? ऊर्जा का क्या करेगी? निर्माण। तो ऊर्जा का निर्माण करने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की आवश्यकता है प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में। अगला हमारा इसी का पॉइंट है, पोषक तत्वों को कोशिका तक लाना
व नाइट्रोजनी पदार्थ को कोशिका से दूर ले जाना। कौन करेगा? परिसंचरण। तो अगला पॉइंट यहां जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि इन सारे पदार्थों को कोशिका तक लाना और यहां से उत्पन्न हुए उत्सर्जी पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, हानिकारक पदार्थ, वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, इनको कोशिका से कहां ले जाना है? दूर। तो पोषक तत्वों को कोशिका तक लाना और हानिकारक पदार्थ को कोशिका से दूर ले जाने का काम कौन करेगा? परिसंचरण तंत्र करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। मतलब वो रक्त करने वाला है ये काम, इस पोषक पदार्थ को लाना और ले जाना। अगला जो हमारा यहां से पॉइंट है, विभिन्न जीवों में विभिन्न जीवों में विभिन्न परिसंचरण, विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार का क्या है? परिसंचरण। मतलब परिसंचरण जो संचरण प्रक्रिया है, सर्कुलेशन है, वो सभी जीवों में एक समान नहीं है। जैसे सबसे पहले हम बात करें यहां पर स्पंज, जिसका उदाहरण यहां पर हम लेंगे ल्यूकोसोलेनिया। व सिलेंट्रेटा, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रा। इन दोनों जीवों में रक्त क्या है? अनुपस्थित। रक्त अनुपस्थित। जल सीधा शरीर गुहा में और कोशिका जल के संपर्क में, और क्या होगा? पदार्थ का आदान प्रदान। समझ लेते हैं इस पॉइंट को। अब यहाँ जैसे जैसे जीव बदलेंगे उनके अंदर की ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रिया भी क्या करेगी? बदलेगी। परिसंचरण की प्रक्रियाएं बदल जाएंगी, क्योंकि सभी जीवों में परिसंचरण एक प्रकार का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीव सरल से कहाँ जा रहे हैं? कठिन की तरफ, जटिल की तरफ। स्पंज केवल कोशिकाओं का बना है, इसमें ऊतक और अंग अनुपस्थित है। सिलेंट्रेट में केवल ऊतक आए हैं, लेकिन अंग यहां भी क्या है? अनुपस्थित। जब ऊतक आए हैं केवल और अंग ही नहीं है, तो परिसंचरण करने वाला कोई अंग उपस्थित नहीं होगा। इसलिए इनमें रक्त भी क्या है? अनुपस्थित। ये जलीय जीव है। कैसे जीव है? जलीय जीव। जल में रहने वाले जीव है, जलीय जीव है ये दोनों। और इनके शरीर की बात करें यदि हम, तो शरीर में केवल कोशिकाओं का गुच्छा है। इस प्रकार ये कोशिकाएं हैं और इनमें आता है यहां से जल। ये आया जल इधर बाहर, ये जल बाहर निकल गया। तो ये कोशिकाएं सीधा, ये कोशिका की गुहा है, ये जिन जीवों की गुहा है, शरीर गुहा। तो ये कोशिकाएं पदार्थों का क्या करेगी? आदान प्रदान। इसमें से ऑक्सीजन लेगी, इसी में से पोषक तत्व लेगी। कौन? कोशिका। और इनमें हानिकारक पदार्थ, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, तो CO2 किसमें डाल देगी? इस जल में। और ये जल CO2 लेकर कहाँ निकल जाएगा? बाहर। इस प्रकार फ्रेश जल आएगा और
ऐसा जल जिसमें अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर। इस प्रकार से इनका शरीर में आदान प्रदान जो है वो किसके द्वारा होगा, जल के। जल सीधा कोशिकाओं के क्या रहेगा, संपर्क में। इन जीवों में जल सीधा किसके संपर्क में है, कोशिकाओं। इनमें कोई तंत्र विकसित नहीं हुआ। रक्त तो किन में क्या है, अनुपस्थित। अगले जीवों में चलें। अगले हमारे पास जटिल जीवों में विशेष द्रव्य है। जटिल जीवों में विशेष द्रव्य। और अगर हम मनुष्य की बात करें, अगर हम मनुष्य व कशेरुकी की बात करें तो इन दोनों में रक्त क्या होगा, मुख्य द्रव्य। और लसिका जो है सहायक द्रव्य होगा। तो मुख्य द्रव्य यहाँ का क्या रहेगा, रक्त। और सहायक द्रव्य यहाँ का क्या रहेगा, लसिका। लसिका यहाँ का क्या है, सहायक द्रव्य। मनुष्य और कशेरुकी, कशेरुकी मतलब जिनमें वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, वो सब क्या कहलाते हैं, कशेरुकी। तो कशेरुकियों में और मनुष्य में, मनुष्य भी कशेरुकी में आता है। तो इनमें मुख्य जो द्रव्य है वो क्या है, रक्त। और सहायक द्रव्य जो होगा वो क्या होगा, लसिका। तो ये द्रव की बात हुई। अब हम अगर बात करें यहां से द्रव, शरीर द्रव। तो शरीर द्रव हमारे पास दो प्रकार के। एक है हमारा रक्त, ब्लड। दूसरा है हमारा लसिका, लिम्फ। रक्त है मुख्य, लंबी दूरी। लसिका है सहायक और छोटी दूरी। तो अगर हम यहाँ बात करें कि शरीर में जो हमारे द्रव्य है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, द्रव तथा परिसंचरण। तो दो मुख्य द्रव्य शरीर के अंदर, पहला क्या है, रक्त जो कि ब्लड है, और दूसरा क्या है, लसिका जो कि लिम्फ है। रक्त हमारा मुख्य द्रव्य है जो लंबी दूरी तक शरीर में क्या करता है, पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है। लसिका जो है वो सहायक है और छोटी दूरी पर ये क्या करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे व्यक्ति को 100-200 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट करना है तो वो चार्टर्ड बस लेगा, उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन यदि व्यक्ति को बस स्टैंड से अपने घर तक पहुंचना है तो क्या वो बस से जाएगा, नहीं, फिर वो ऑटो रिक्शा करेगा। तो वो ऑटो रिक्शा हमारा क्या है, लसिका। और वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो चार्टर्ड बस है वो क्या है, रक्त। रक्त लंबी दूरी तक ले जाता है और लसिका छोटी दूरी तक ले जाती है। तो इस प्रकार ये दोनों द्रव्य हमारे शरीर में काम करते हैं। इस चैप्टर में 3 टॉपिक हमको पढ़ना है, पहले रक्त, फिर लसिका, लिम्फ। इसके बाद इनका परिसंचरण देखेंगे, कैसे हम ये पूरे शरीर में इन पदार्थों का आदान प्रदान करवाते हैं। तो अब हम अगला टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है रक्त या ब्लड। अब हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, विस्तृत से जानने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा वो है रक्त या ब्लड। तो अब हम हेडिंग डाल रहे हैं रक्त या ब्लड। रक्त या ब्लड की बात करें,
एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक का मतलब है दो चीजों को आपस में जो ऊतक जोड़ता है उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। लेकिन ये जो रक्त है ये जोड़ने का तो काम करेगा, लेकिन ये ठोस नहीं है। कैसा है? तरल। क्योंकि ब्लड जो है वो तरल ही है। 55% इसमें प्लाज्मा है जो कि द्रव वाला भाग है। तो तरल संयोजी ऊतक कौन है? रक्त। दूसरा पॉइंट है, यह बना होता है किस किस से रक्त मिलकर बना होता है? तो द्रव आधात्री, दूसरा प्लाज्मा व संगठित पदार्थ। तीन प्रकार की चीजों से मिलकर बना है। एनसीईआरटी ने द्रव आधात्री और प्लाज्मा को अलग अलग कॉमा लगा के लिया है, ये एक ही है। द्रव आधात्री, प्लाज्मा व संगठित पदार्थ। तो ये दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। द्रव आधात्री, प्लाज्मा और संगठित पदार्थ, इन दो चीजों से मिलकर बना है। इसके लिए एक टेबल बना रहे हैं हम यहां पर। रक्त जिसको हमने दो भागों में बांटा, पहला भाग है यहां पर प्लाज्मा और दूसरा भाग यहां पर है संगठित पदार्थ। यह है प्लाज्मा और यह है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो रक्त को हमने दो भागों में बांटा है, एक है प्लाज्मा जो कि द्रव आधात्री है और दूसरा है संगठित पदार्थ। प्लाज्मा का यदि हम प्रतिशत देखें तो ये प्लाज्मा है यहां पर 55% और संगठित पदार्थ है 45%। 55% यहाँ पर प्लाज्मा के क्या है? 55% और संगठित पदार्थ जो है यहाँ पर कितना है? 45%। और इन दोनों से मिलकर यहाँ पर क्या बना हुआ है? रक्त। तो रक्त में अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्लाज्मा से, फिर हम देखेंगे संगठित पदार्थ हमारे पास। संगठित प्रकार पदार्थ जो है वो तीन कोशिकाएं यहाँ शामिल हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और तीसरी है ब्लड प्लेटलेट्स। तीन कोशिकाएं संगठित पदार्थ में आएगी और प्लाज्मा में तो भरे हुए हैं यहाँ पर द्रव, जल, प्रोटीन और कई सारे खनिज लवण यहाँ भरे हुए हैं। अगर हम यहाँ बात करें प्लाज्मा और संगठित पदार्थ के तो जो ठोस पदार्थ है वो संगठित पदार्थ है और जो पूरा द्रव वाला भाग है, तरल भाग जो है वो क्या है? प्लाज्मा है। तो शुरुआत अब हम कर रहे हैं किससे? प्लाज्मा से। चलो देखते हैं प्लाज्मा को। 55% जल होगा इसमें 90 से 92%।
प्रोटीन होंगे इसमें 6 से 8%। और यहां पर प्लाज्मा की बात करें तो ये प्लाज्मा कुल रक्त का 55% है, मतलब सर्वाधिक जो है वो क्या है, प्लाज्मा है, द्रव है। और इस प्लाज्मा के अंदर अगर हम देखें इसका कॉम्बिनेशन, तो इसमें 90 से 92% क्या है, जल। इसीलिए तो ये तरल है। तरल होने का कारण ही है कि इसमें क्या है, जल। जल होने के कारण ये क्या हो गया है, तरल। दूसरी बात करें तो प्रोटीन है, कितना प्रतिशत, 6 से 8% इसमें क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत है, 6 से 8%। और ये जो प्रोटीन है, फिर पुनः 3 प्रकार के प्रोटीन यहां पर रखे हुए हैं। पहला हम ले रहे हैं एल्ब्यूमिन, प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन परासरण नियमन करता है। तीन प्रकार के प्रोटीन है और कुल प्रोटीन की मात्रा यहां मैंने लिख दी है, कितना प्रतिशत है, 6 से 8%। और इसमें सबसे पहला जो प्रोटीन है हमारा, वो प्रोटीन कौन सा है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो क्या करता है, परासरण नियमन। परासरण नियमन का मतलब है कोशिका कोशिका का जो सांद्रता है, उस सांद्रता को क्या रखता है, बरकरार। कौन सा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगर सांद्रता इधर उधर हुई तो कोशिका सिकुड़ सकती है, सांद्रता कम ज्यादा हुई तो कोशिका क्या हो सकती है, सिकुड़ सकती है। तो कोशिका में जल की मात्रा को बराबर रखने के लिए, कोशिका को स्फीत फुला हुआ रखने के लिए परासरण नियमन करना सबसे ज्यादा क्या है, आवश्यक। हमारे शरीर में भी परासरण नियमन होता है और वो काम करती है किडनी, वृक्क या किडनी। ठंडी के दिनों में हम पानी कम पीते हैं और मूत्र विसर्जन ज्यादा करते हैं। वहीं पर गर्मियों के दिनों में हम पानी ज्यादा पीते हैं और मूत्र विसर्जन कम करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, परासरण नियमन। सांद्रता को बरकरार रखना जल की। जल कम है तो शरीर में जल को बरकरार रखना है, बाहर नहीं छोड़ना है। शरीर ज्यादा है तो शरीर से जल को बाहर छोड़ना है, शरीर के अंदर ज्यादा जल नहीं रखना उस परिस्थिति में। तो ये दोनों परासरण नियमन का काम कौन करेगी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगली प्रोटीन है हमारी ग्लोबुलिन प्रोटीन। अगली है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये करती है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी निर्माण। ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो क्या करेगी, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का क्या करती है, निर्माण। तो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का निर्माण जो करती है वो कौन करती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो शरीर को क्या उत्पन्न करती है, शरीर को क्या देती है, प्रतिरक्षा। शरीर को क्या देगी, प्रतिरक्षा। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, शरीर का हथियार है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। और इस हथियार प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। जैसे पिस्तौल हथियार है हमारा, लेकिन वो पिस्तौल या जो हथियार है वो बना किससे है, लोहे से। और वो लोहा कौन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। और वो हथियार कौन है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। और एंटीबॉडी हमें क्या देती है, प्रतिरक्षा, डिफेंस मैकेनिज्म में सुरक्षा देती है शरीर को। तीसरा जो प्रोटीन है यहां पर, तीसरा जो हमारा प्रोटीन है वो है यहाँ का प्लाज्मा का
तीसरा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। तीसरा प्रोटीन जिसका नाम क्या है, फाइब्रिनोजन। 3 प्रोटीन है यहाँ पर। कितना प्रतिशत में है, 6 से 8% में। कितने प्रोटीन है हमारे पास, 3। सबसे पहला हमारा ग्लोबुलिन प्रोटीन, दूसरा एल्ब्यूमिन प्रोटीन परासरण नियमन, दूसरा ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबॉडी निर्माण, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, और तीसरा फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करता है ये देखना है। ये प्रोटीन जो है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, ये यहां पर रक्त का थक्का जमाने में सहायक। सभी रक्त का थक्का जमाने वाले कारक निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। सबसे काम की बात, आपको कहीं कट लग जाए तो वो कट लग जाता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, रक्त बहना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर उंगली दबा लो, फिर आपका रक्त बहना रुक जाएगा। फिर आप उंगली हटा लो, रक्त बहना रुक जाएगा। क्यों रुक गया है, क्योंकि रक्त का क्या जम गया है, थक्का, ब्लड की क्लोटिंग हो गई है। और उस ब्लड की क्लोटिंग करवाने वाला हमारा मुख्य कारक कौन है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन रक्त का धक्का जमाने से क्या करता है, रक्त का धक्का जमाने में क्या है, सहायक। लेकिन रक्त के अंदर ये सभी जो रक्त का थक्का जमाते हैं, ये सभी रक्त के अंदर कैसे होंगे, निष्क्रिय अवस्था में, सोए हुए होंगे, जागे हुए नहीं होंगे। क्यों, अगर जागे हुए होंगे ये सभी, तो ये ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिनियों में ही रक्त का क्या जमा देंगे, ये थक्का। तो रक्त का थक्का जब कटे तो बाहर जमना चाहिए, रक्त वाहिनियों में नहीं जमना चाहिए। इसीलिए ये सारे कारक सोए हुए होंगे गहरी नींद में। रक्त का थक्का जमाने वाले सारे कारक निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। महत्वपूर्ण भाग है यहाँ। तो ये 3 प्रकार के क्या हुए यहाँ पर, प्रोटीन। अगला जो इसमें है, कुछ मात्रा में यहाँ पर रखे हुए हैं खनिज प्लाज्मा में। खनिज लवण में अगर हम देखें यहाँ पर, तो है हमारे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3- और Cl-, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, व वसा। आवश्यकता अनुसार प्लाज्मा में परिवहन अवस्था में उपस्थित। तो यहाँ पर केवल खनिज लवण में ये प्रोटीन और जल के अलावा खनिज लवण भी उपस्थित है। कौन कौन से वो खनिज लवण है जो यहाँ पर उपस्थित है, सोडियम Na+, ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन, सूचनाओं को ले जाना है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, उसमें मदद करेगा, आगे पढ़ेंगे। कैल्शियम,
मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन, Mg2+ आयन, दोनों राइबोसोम की उप इकाइयों को आपस में जोड़ना, HCO3- आयन और Cl- आयन जो है ये आरबीसी के अंदर क्लोराइड शिफ्ट में मदद करेंगे। ये जो दोनों आयन है ये CO2 के ट्रांसपोर्ट में मदद करने वाले हैं। इसके अलावा अगर देखें तो रक्त के प्लाज्मा में क्या क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल जो प्रोटीन बनाता है, वसा, ये आवश्यकता के अनुसार हमेशा रक्त में ट्रांसपोर्ट फॉर्म में रहेंगे, ट्रांजिस्ट फॉर्म में रहेंगे, ये बहते रहेंगे। जैसी जब आवश्यकता होगी, अगर ज्यादा आवश्यकता है तो ज्यादा होंगे रक्त में, कम आवश्यकता है तो कम होंगे प्लाज्मा में। आवश्यकता के अनुसार हमेशा ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमेशा पड़ने वाली, क्योंकि इन्हीं से तो श्वसन होने वाला है, तो इनकी आवश्यकता हमेशा लगने वाली है। ये तीनों ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये अभी जो हमने समझा है, ये किसको समझा है? प्लाज्मा को। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है हमारा सीरम। सीरम बराबर प्लाज्मा माइनस रक्त का थक्का जमाने वाले कारक। तो प्लाज्मा में से मैंने क्या माइनस कर दिया? रक्त का थक्का जमाने वाले कारक प्लाज्मा में से हटा दिए। कौन से कारक होंगे? वो कारक देखो यहाँ पर, वो कारक होंगे यहाँ पर रक्त का थक्का जमाने वाले, वो होंगे फाइब्रिनोजन। इन फाइब्रिनोजन वाले कारक को हटा दिया, किसमें से? प्लाज्मा में से। तो जो बचा उसे हम क्या नाम देते हैं? सीरम। क्या बोल देते हैं? सीरम। और ये सीरम वही है कि रक्त का थक्का जम जाए और थोड़ा पीला पीला, हल्का सा पीला पीला रंग का जो पानी निकलता है, उस पानी को हम क्या नाम देते हैं? सीरम। अगर हम यहां सीरम की बात भी करें तो इस सीरम या प्लाज्मा का जो रंग होगा, वो रंग होगा हल्का पीला रंग। और गाढ़ा द्रव्य है, हल्का पीले रंग का होगा प्लाज्मा। और ये कैसा होगा? गाढ़ा तरल होगा, थोड़ा गाढ़ा रहेगा, पानी जैसा तरल नहीं होगा, ये दूध जैसा रहेगा, थोड़ा गाढ़ा रहेगा। तो हल्का पीला रंग का होगा और थोड़ा गाढ़ा होगा प्लाज्मा। ठीक है। और इस प्लाज्मा में से अगर हम रक्त का थक्का जमाने वाले कारक को हटा दें तो जो बचा हुआ होगा वो क्या रहेगा? सीरम। तो सीरम बराबर प्लाज्मा माइनस रक्त का थक्का जमाने वाले कारक। चलो ये प्लाज्मा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, संगठित पदार्थ। फॉर्म्ड एलिमेंट। संगठित पदार्थ या फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और संगठित पदार्थ की अगर हम बात करें तो ये है कुल रक्त का 45%। इसमें 3 प्रकार की कोशिका है। पहला है RBC, दूसरा WBC, तीसरा है प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की यहाँ पर कोशिकाएं हैं इसमें। तो संगठित पदार्थ जो है, रक्त को हमने 2 भागों में बांटा है, एक प्लाज्मा और दूसरा है संगठित पदार्थ। प्लाज्मा को भी हमने समझा। अब हम चल रहे हैं संगठित पदार्थ की तरफ, और ये कुल रक्त का 45% है। कुल रक्त का कितना प्रतिशत है? 45। इसमें 3 प्रकार की कोशिका रखी गई हमारे द्वारा। पहली कोशिका क्या है? आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स।
आरबीसी जिसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी जिसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड कार्पसल्स, और तीसरी है प्लेटलेट्स। इन तीनों कोशिकाओं को अब हम एक एक करके क्या समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो ये आरबीसी जो है, इस आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिका या रक्ताणु इरिथ्रोसाइट्स इसको कहा जाता है। तो बेटा आप ये जो आरबीसी है, ये वाला टॉपिक देखेंगे अब हम इसको कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आरबीसी को डिटेल से पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को। ये अगले लेक्चर में चलने वाला है। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। आप देखेंगे कि एनसीईआरटी से भी मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के माध्यम से भी बता रहा हूँ सारी चीज़ें, और जो एनसीईआरटी की लाइन है उसी को मैं यहाँ एक्सप्लेन करके आपको सरल लैंग्वेज में और कम शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अंत तक इसी तरह वीडियो के साथ बने रहिए। आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होंगी और सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद।